आज हम एक ऐसी चीज पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे जो शायद हम सबके पर्स या दराज में कभी ना कभी पड़ी रहती है, जी। पर हम अक्सर सोचते नहीं कि ये काम कैसे करती है। मैं बात कर रहा हूँ चेक की। चेक। हमारे पास चेक वित्तीय विवरण और उपयोग से कुछ जानकारी है, और आज हम मिलकर इस छोटे से कागज के टुकड़े के पीछे का पूरा सिस्टम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहली नजर में तो चेक बस एक पर्ची लगती है ना, जी। जिस पर साइन करके हम किसी को पैसे दे देते हैं। पर क्या ये इतना ही सिंपल है? बिल्कुल नहीं। दिखने में भले ही साधारण लगे, पर देखिए, चेक सिर्फ एक भुगतान का आदेश नहीं है। कानूनी भाषा में ये एक परक्राम्य लिखत है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट? हाँ, इसका मतलब है कि इसका एक कानूनी वजूद है और कुछ शर्तों के साथ आप इसे किसी और को दे भी सकते हैं, मतलब ट्रांसफर कर सकते हैं। असल में ये बैंक को दिया गया एक फॉर्मल निर्देश है, एक तरह का वादा। दिलचस्प। तो ये सिर्फ एक नोट नहीं बल्कि एक लीगल डॉक्यूमेंट जैसा है। तो फिर इस पूरी प्रक्रिया में मतलब कौन-कौन लोग या संस्थाएं शामिल होती हैं? कौन किसको ऑर्डर दे रहा है? इसमें मुख्य रूप से 3 पार्टियां होती हैं। पहला, आहर्ता यानी ड्रॉअर। ये वो व्यक्ति या कंपनी है जो चेक लिखता है, साइन करता है, जिसके अकाउंट से पैसा जाना है। ठीक है, चेक लिखने वाला। दूसरा है अदाकर्ता बैंक, ड्रॉई। ये वो बैंक है जहां चेक लिखने वाले का खाता है, जिसको भुगतान करने का ऑर्डर दिया गया है। यानी मेरा बैंक अगर मैं चेक लिख रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल। और तीसरा पक्ष है पाने वाला, यानी पेई। ये वो इंसान या संस्था जिसे पैसा मिलना है, जिसका नाम चेक पर लिखा होता है। आहर्ता, अदाकर्ता, बैंक, पाने वाला। समझ गया, ये 3 मेन प्लेयर्स हो गए। लेकिन किसी भी कागज के टुकड़े को तो हम चेक नहीं कह सकते हैं ना? इसे वैलिड होने के लिए, मतलब कानूनी तौर पर मान्य होने के लिए क्या-क्या जानकारी इस पर होनी ही चाहिए? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। इसे वैलिड बनाने के लिए कई चीजें अनिवार्य हैं। सबसे पहले तो तारीख, डेट बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए जिस दिन चेक इशू किया जा रहा है। फिर पाने वाले का नाम, किससे पेमेंट करनी है, ये साफ साफ लिखा हो। और इसके बाद आती है रकम, अमाउंट। ये अंकों में भी और शब्दों में भी, दोनों में लिखी होनी चाहिए। हाँ, ये मैंने देखा है, अंकों और शब्दों दोनों में। पर शब्दों में क्यों लिखते हैं? क्या सिर्फ नंबर काफी नहीं है? नहीं, ये एक्चुअली एक बहुत ज़रूरी सेफ्टी फीचर है। शब्दों में रकम लिखने से अंकों में कोई हेर फेर करने की या गलती होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। और अगर कभी ऐसा हो कि अंकों और शब्दों में लिखी रकम अलग अलग हो, तो नियम ये कहता है कि शब्दों में लिखी रकम को ही सही माना जाएगा। अच्छा, तो ये धोखाधड़ी से बचाता है, एक तरह का डबल चेक हो गया। बिल्कुल। और सबसे जरूरी चीज क्या बताई आपने? सबसे जरूरी है आहर्ता का हस्ताक्षर, मतलब साइन। ये साइन बैंक के पास जो आहर्ता का स्पेसिमेन सिग्नेचर होता है, उससे बिल्कुल मैच होना चाहिए। हाँ, ये तो है। बैंक पेमेंट करने से पहले साइन जरूर मिलाता है। अगर साइन मैच नहीं हुआ तो वो पेमेंट रोक सकता है। मतलब सही साइन के बिना चेक बस कागज है। समझ गया, साइन ही असली चाबी है। अच्छा, मैंने चेक के नीचे की तरफ कुछ खास नंबर भी देखे हैं। वो थोड़ी अलग सी स्याही में छपे होते हैं, है ना? MICR कोड और एक चेक नंबर शायद। उनका क्या रोल है? हाँ, वो नंबर्स बैंकिंग प्रोसेस को स्मूथ और तेज बनाने के लिए बहुत जरूरी हैं। MICR का मतलब है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन। मैग्नेटिक इंक? हाँ, चुंबकीय स्याही अक्षर पहचान। ये खास मैग्नेटिक इंक से छपा कोड होता है जिसे मशीनें बहुत तेजी से पढ़ सकती हैं। इससे बैंकों को जो रोज हजारों लाखों चेक आते हैं उनको सॉर्ट करने में और क्लियर करने में ऑटोमेशन से बहुत मदद मिलती है। गलतियां कम होती हैं, स्पीड बढ़ती है। अच्छा, मतलब इसमें टेक्नोलॉजी है, सिर्फ प्रिंटिंग नहीं। और वो चेक नंबर? चेक नंबर हर एक चेक लीफ को दिया गया एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। इससे चेक लिखने वाला, आहर्ता, अपनी चेक बुक का हिसाब रख सकता है और बैंक भी किसी खास चेक को आसानी से ट्रैक कर सकता है, खासकर अगर कोई प्रॉब्लम हो या मान लीजिए पेमेंट रोकनी हो। ठीक है, तो ये नंबर पूरी प्रक्रिया को तेज और सटीक बनाते हैं। पर अगर हम चेक की फॉर्मेट की बात करें तो क्या सभी चेक एक जैसे दिखते हैं या उनमें कुछ फर्क होता है? मुझे याद है कुछ चेक्स पर कोने में लाइनें खींची होती हैं, कुछ पर नहीं होती।
नहीं नहीं, सभी चेक एक जैसे नहीं होते। जरूरत और आप कह सकते हैं सिक्योरिटी लेवल के हिसाब से इनके कई प्रकार होते हैं। और ये जानना जरूरी है कि आप कौन सा चेक यूज कर रहे हैं या आपको कौन सा मिल रहा है। सबसे कॉमन में से एक है वाहक चेक, बेयरर चेक। बेयरर चेक। हाँ, इस पर पाने वाले के नाम के आगे या वाहक को लिखा होता है या उसे काटा नहीं गया होता है। इसका मतलब ये है कि ये चेक जिसके भी हाथ में है वो सीधा बैंक काउंटर पर जाकर इसे कैश करा सकता है। आमतौर पर आईडी की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब जिसके हाथ लगा उसी का हो गया। ये तो काफी रिस्की लगता है, अगर खो गया या चोरी हो गया तो। बिल्कुल, इसमें रिस्क ज्यादा है, इसीलिए आजकल इसका इस्तेमाल कम होता है, या फिर बड़ी रकम के लिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी रिस्क को कम करने के लिए होता है ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक। ऑर्डर चेक। हाँ, इसमें पाने वाले के नाम के आगे जो और बेरर या वाहक को लिखा होता है उसे काट दिया जाता है। इसका मतलब है कि पेमेंट सिर्फ उसी व्यक्ति या संस्था को मिलेगी जिसका नाम चेक पर है या फिर जिसे वो व्यक्ति आगे एंडोर्स करे। बैंक पेमेंट से पहले आईडी मांग सकता है। ये बेरर चेक से कहीं ज्यादा सेफ है। ठीक है, तो बस वो बेरर काट देने से सेफ्टी बढ़ जाती है। और वो जो कोने में 2 तिरछी लाइनें खींच देते हैं, वो मैंने अक्सर देखा है, उसका क्या मतलब है? हाँ, वो बहुत कॉमन है। उसे कहते हैं रेखित चेक, क्रॉस्ड चेक। चेक के ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में 2 पैरेलल तिरछी लाइनें खींच दी जाती हैं। कभी-कभी उन लाइनों के बीच में एंड को या अकाउंट पेई जैसा कुछ लिख भी देते हैं। अकाउंट पेई। हाँ, इसका सीधा और बहुत महत्वपूर्ण मतलब ये है कि इस चेक का पैसा काउंटर पर कैश नहीं मिलेगा। इसे सिर्फ और सिर्फ पाने वाले के बैंक अकाउंट में ही जमा किया जा सकता है। क्या बात है, मतलब सिर्फ 2 लकीरें खींच दी और पैसा कैश निकालने का ऑप्शन ही खत्म। ये तो कमाल का सेफ्टी फीचर है, खासकर अगर आप चाहते हैं कि पैसा गलत हाथ में ना जाए। हाँ, ये बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत इफेक्टिव तरीका है सेफ्टी का। खासकर जब अकाउंट पेई क्रॉसिंग हो, वो पक्का कर देता है कि पैसा सिर्फ उसी के अकाउंट में जाए जिसका नाम लिखा है, किसी और के नहीं। इससे ट्रांजैक्शन का एक क्लियर रिकॉर्ड भी बनता है और फ्रॉड का खतरा बहुत कम हो जाता है। बड़े पेमेंट्स, बिजनेस डीलिंग्स में ये बहुत जरूरी है। सच में, ये जानना बड़ा दिलचस्प है कि इतने छोटे से निशान का इतना बड़ा मतलब और असर होता है। क्या और भी तरह के चेक होते हैं? हाँ, कुछ और भी हैं जो जानने लायक हैं। एक है उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक। पोस्ट डेटेड चेक। इस पर चेक लिखने वाला जानबूझकर फ्यूचर की कोई डेट डालता है। मान लीजिए आज 10 तारीख है, पर चेक पर लिखी है 25 तारीख। तो बैंक इस चेक को 25 तारीख से पहले ऑनर नहीं करेगा, पेमेंट नहीं देगा, भले ही आप उसे पहले जमा कर दे। हाँ, ये लोग किराया या कोई ईएमआई वगैरह देने के लिए इस्तेमाल करते हैं शायद। बिल्कुल, भविष्य के पेमेंट्स के लिए। लेकिन इसमें भी एक पेच है ना? हाँ, वही मैं सोच रहा था, क्या गारंटी है कि उस फ्यूचर डेट पर अकाउंट में पैसा होगा ही? आपका सवाल बिल्कुल सही है। पोस्ट डेटेड चेक देना तो एक वादा है, पर हाँ, ये रिस्क तो रहता ही है कि उस तारीख को अकाउंट में बैलेंस ना हो। इसलिए ऐसे चेक लेते समय देने वाले की क्रेडिबिलिटी मायने रखती है। फिर एक और सिचुएशन होती है पुराना चेक या स्टेल चेक की। स्टेल चेक? हाँ, हर चेक की एक वैलिडिटी पीरियड होती है। इंडिया में आम तौर पर चेक जारी होने की तारीख से 3 महीने तक वैलिड रहता है। अगर कोई चेक इस पीरियड के बाद बैंक में लगाया जाए तो उसे स्टेल यानी एक्सपायर्ड मान लिया जाता है। और बैंक ऐसे चेक की पेमेंट करने से मना कर देगा। अरे, मतलब चेक की भी एक्सपायरी डेट होती है 3 महीने? ये याद रखना तो बहुत जरूरी है, वरना मिला हुआ पैसा भी बेकार हो सकता है। बिल्कुल, मुझे याद है एक बार एक क्लाइंट से चेक मिला था, मैं उसे दराज में रखकर भूल ही गई। करीब 3.5 महीने बाद याद आया और बैंक ले गई तो उन्होंने कहा, मैडम ये तो स्टेल हो गया है। ये तो अच्छा सबक मिला। तब से ध्यान रखती होंगे? हाँ, तब से कोशिश करती हूँ चेक मिलते ही जमा कर दूं। सही है। और कोई टाइप? एक और था यात्री चेक, ट्रैवलर्स चेक। हालांकि अब तो ये लगभग खत्म ही हो गया है। ये खास तौर पर विदेश यात्रा के लिए होते थे। कैश का एक सेफ विकल्प माने जाते थे। हाँ, सुने हैं मैंने। आप इन्हें खरीद लेते थे और फिर जरूरत पड़ने पर विदेश में कैश करा लेते थे। खो जाने पर रिफंड भी मिल जाता था। पर अब क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, फॉरेक्स कार्ड इतने आ गए हैं कि इनकी जरूरत लगभग खत्म हो गई है। हाँ, टेक्नोलॉजी ने काफी बदल दिया है। तो अब हमने चेकों के टाइप समझ लिए। अब मान लीजिए मुझे एक अकाउंट पेई क्रॉस्ड चेक मिला, मैंने उसे अपने बैंक में जमा कर दिया। अब आगे क्या होता है? पैसा फौरन क्यों नहीं दिखता अकाउंट में? इसके पीछे की पूरी जर्नी क्या है?
ये एक पूरी प्रोसेस है जिसे समाशोधन या चेक क्लियरिंग कहते हैं। इसमें थोड़ा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि पैसा एक बैंक से दूसरे बैंक तक सेफली ट्रांसफर करना होता है और कई तरह की चेकिंग होती हैं। प्रोसेस कुछ इस तरह से चलती है। पहला स्टेप, जमा करना, डिपॉजिट। आप यानी पाने वाले चेक अपने बैंक में जमा करते हैं, काउंटर पर, ड्रॉप बॉक्स में, या आजकल तो कुछ बैंक ऐप से स्कैन करके भी जमा ले लेते हैं। हाँ, ऐप वाला तो काफी सुविधाजनक है। बिल्कुल। दूसरा स्टेप, प्रस्तुति, प्रेजेंटेशन। आपका बैंक, जिसे कलेक्टिंग बैंक कहते हैं, उस चेक की जानकारी या आजकल उसकी इलेक्ट्रॉनिक इमेज अदाकर्ता बैंक को भेजता है। अदाकर्ता बैंक मतलब जहां से पैसा कटना है। आहर्ता का बैंक। ठीक है। ये काम आमतौर पर एक सेंट्रल एजेंसी जैसे आरबीआई का क्लियरिंग हाउस के जरिए होता है। इंडिया में चेक ट्रंकेशन सिस्टम CTS चलता है, जिसमें फिजिकल चेक भेजने के बजाय सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक इमेज भेजी जाती है। इससे प्रोसेस तेज हो गया है। CTS, चेक ट्रंकेशन सिस्टम, मतलब असली चेक नहीं जाता? ज्यादातर मामलों में नहीं, सिर्फ इमेज और डेटा जाता है। तीसरा स्टेप, सत्यापन, वेरिफिकेशन। अब अदाकर्ता बैंक उस इमेज और डिटेल्स को चेक करता है। वो देखते हैं कि साइन मैच हो रहा है, डेट ठीक है, अकाउंट में उतना पैसा है, चेक के साथ कोई छेड़छाड़ तो नहीं हुई, या कहीं आहर्ता ने स्टॉप पेमेंट तो नहीं लगाया। काफी चेक्स होते हैं। हाँ। चौथा स्टेप, निपटान, सेटलमेंट। अगर सब कुछ ठीक है, बैलेंस है, साइन ठीक है, तो अदाकर्ता बैंक पेमेंट को ओके कर देता है। फिर वो पैसा अदाकर्ता बैंक से आपके बैंक में क्लियरिंग हाउस के जरिए ट्रांसफर हो जाता है। और पांचवा और आखिरी स्टेप, जमा, क्रेडिट। आपका बैंक वो पैसा आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देता है और तब जाकर वो आपके इस्तेमाल के लिए अवेलेबल होता है। बाप रे, जमा करने से लेके पैसा मिलने तक इतने सारे स्टेप्स हैं। वेरिफिकेशन, फिर बैंकों के बीच सेटलमेंट। अच्छा, इसी सब में वो 1-2 दिन या कभी-कभी ज्यादा टाइम लग जाता होगा, खासकर अगर वीकेंड या छुट्टी आ जाए बीच में। हाँ, बिल्कुल। CTS ने वैसे इस प्रोसेस को पहले से काफी तेज कर दिया है। पहले तो चेक फिजिकली एक शहर से दूसरे शहर जाते थे, उसमें हफ्ते लग जाते थे। अच्छा। हाँ, अब ये ज्यादातर 24 से 48 घंटों में हो जाता है, लेकिन हाँ, इंस्टेंट नहीं होता जैसे UPI या NEFT या TGS में होता है। समझ गया। तो अब जब हम प्रोसेस और प्रकार जान गए हैं, तो थोड़ा इसके फायदे नुकसान पर बात करते हैं। आजकल जहां UPI, नेट बैंकिंग का जमाना है, क्या चेक अब भी रेलेवेंट है? कैश या डिजिटल की तुलना में इनके क्या प्लस पॉइंट्स हैं? के लिए एक अकाउंट पे ही क्रॉस्ड चेक कैश लेके घूमने से कहीं ज्यादा सेफ है। पैसा सीधे अकाउंट में ही जाता है। हाँ, ये बात तो है। दूसरा, पेमेंट का पक्का सबूत। चेक और बैंक स्टेटमेंट मिलकर लेन देन का एक सॉलिड रिटन रिकॉर्ड देते हैं। ये हिसाब किताब रखने में, टैक्स के मामलों में, या कभी कोई डिस्प्यूट हो जाए तो बहुत काम आता है। कई लीगल और बिजनेस ट्रांजैक्शंस में तो ये जरूरी भी होता है। अच्छा, हाँ, रिकॉर्ड की बात महत्वपूर्ण है। तीसरा, भविष्य के पेमेंट की सुविधा। पोस्ट डेटेड चेक देकर आप फ्यूचर की डेट का पेमेंट फिक्स कर सकते हैं, जैसे किराया, लोन की किश्त वगैरह। और चौथा, पेमेंट रोकने की सुविधा, स्टॉप पेमेंट। अगर चेक खो जाए या कोई और प्रॉब्लम हो तो चेक लिखने वाला अपने बैंक को कहकर उसका पेमेंट रुकवा सकता है। ये सुविधा कैश में या एक बार हो चुके डिजिटल ट्रांसफर में तो नहीं मिलती। ये तो वाकई महत्वपूर्ण फायदे हैं, खासकर रिकॉर्ड और सेफ्टी के नजरिए से। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी होगा। चेकों की लिमिटेशंस या कमियां क्या हैं जो इन्हें कम आकर्षक बनाती हैं? हाँ, कमियां भी हैं, जाहिर है। सबसे बड़ी कमी तो है इसमें लगने वाला टाइम। जैसा हमने डिस्कस किया, क्लियरिंग में समय लगता है, पैसा तुरंत नहीं मिलता। आजकल की फास्ट जिंदगी में ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अर्जेंट जरूरत के लिए चेक बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, इंस्टेंट नहीं है। दूसरा बड़ा रिस्क है चेक का बाउंस होना, मतलब अनाधारित होना। अगर चेक जारी करने वाले के अकाउंट में पूरा पैसा नहीं है तो बैंक पेमेंट नहीं करेगा। इससे न सिर्फ पाने वाले को परेशानी होती है, बल्कि चेक देने वाले पर बैंक चार्जेस लगा सकता है। और बार बार ऐसा होना या जानबूझकर बिना फंड के चेक देना तो एक कानूनी अपराध भी है। अच्छा, अपराध? हाँ, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत इसके लिए सजा हो सकती है, जुर्माना और या जेल भी। अरे बाप रे, ये तो सीरियस है। बिल्कुल। तीसरा, धोखाधड़ी का खतरा। हालांकि सेफ्टी मेजर्स हैं, फिर भी जाली साइन, अमाउंट में ऑल्टरेशन या चोरी के चेक का इस्तेमाल करके फ्रॉड की पॉसिबिलिटी बनी रहती है। इसलिए चेक लेते देते समय अलर्ट रहना जरूरी है।
सावधानी तो रखनी पड़ेगी। और चौथा, थोड़ी इनकन्वीनियंस कह सकते हैं। चेकबुक संभाल कर रखना, उसे भरना, फिर बैंक में जमा करना या करवाना, ये सब डिजिटल पेमेंट के मुकाबले ज्यादा झंझट वाला काम तो है ही। सही कहा। चेक बाउंस होना सिर्फ एम्बैरेसमेंट नहीं बल्कि एक गंभीर कानूनी मामला बन सकता है, और फ्रॉड का डर भी। तो इस सारी जानकारी का मतलब निचोड़ क्या निकलता है? ये सब जानना हमारे रोजमर्रा के फाइनेंशियल जीवन में कैसे काम आता है? हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका सार यही है कि चेक भले ही थोड़ा ओल्ड फैशन लगे, आज भी एक पावरफुल फाइनेंशियल टूल है और इसे जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। हमें समझना होगा कि ये कैसे काम करता है। जैसे पेमेंट लेते समय हमेशा अकाउंट पे क्रॉस्ड चेक मांगना एक अच्छी आदत है, ज़्यादा सेफ है। चेक इशू करते समय ये पक्का करना कि अकाउंट में पैसा हो, यह हमारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी है। डेट्स का ध्यान रखना, न पोस्ट डेटेड बिना सोचे दें, न ही मिला हुआ चेक इतना लेट जमा करें कि वो स्टेल हो जाए। चेक पर साफ साफ लिखना, कोई कटिंग ओवर राइटिंग ना करना, साइन ध्यान से करना, इससे छोटी छोटी बातें बहुत फर्क डालती हैं। मूल रूप से हमें याद रखना चाहिए कि चेक सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये एक फाइनेंशियल वादा है, एक कमिटमेंट है। इसे हल्के में लेना आपको फाइनेंशियल और लीगल मुश्किलों में डाल सकता है। इसे समझना हमें बेहतर और ज्यादा सुरक्षित फाइनेंशियल फैसले लेने में मदद करता है। तो आज हमने चेकों की दुनिया की वाकई काफी गहराई से पड़ताल की। उनकी परिभाषा, उसमें शामिल लोग, जरूरी चीजें, अलग अलग तरह के चेक और उनके मतलब, पर्दे के पीछे की वो क्लियरिंग प्रोसेस, और आखिर में उनके फायदे और नुकसान, सब पर बात की। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि अपनी लिमिटेशंस और डिजिटल ऑप्शंस के बावजूद चेक अभी भी फाइनेंशियल लैंडस्केप का एक हिस्सा है, खासकर कुछ खास एरिया में जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या जहां पेमेंट्स के ऑडिट ट्रेल की बहुत ज़रूरत होती है। इसलिए इसे समझना और सावधानी से इस्तेमाल करना आज भी ज़रूरी है। ये सिर्फ पैसे भेजने का तरीका नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी पर आधारित एक सिस्टम भी है। और आखिर में अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। जिस तेजी से यूपीआई, वॉलेट्स और इंस्टेंट फंड ट्रांसफर जैसी टेक्नोलॉजी हमारी आदत बन रही है, क्या आपको लगता है कि ये कागजी चेक बस इतिहास बनकर रह जाएगा, या फिर इसकी जो खास ज़रूरतें हैं, जैसे बड़े लेनदेन में सबूत की ज़रूरत या पेमेंट रोकने की क्षमता, इनके कारण ये हमेशा किसी न किसी रूप में रहेगा, भले ही इसका इस्तेमाल बहुत कम हो जाए? क्या टेक्नोलॉजी इसे पूरी तरह खत्म कर देगी या ये साथ साथ चलता रहेगा? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।